स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जो कि है पेज नंबर 31 पर। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी हमें गिवन है मेटल्स आर डेंस। मेटल्स जो है वो डेंस होते हैं। सबसे पहले हम डेंस का जो है मीनिंग समझ लेते हैं कि डेंस क्या है। डेंस का जो वर्ड है वो निकला है डेंसिटी से। अब डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, कोई भी बॉडी उसका वॉल्यूम के लिहाज से कितना मैस है ये कहलाएगी उसकी डेंसिटी। यहाँ मैं लिख देती हूँ डेंसिटी क्या है हमारे पास, किसी भी बॉडी का वॉल्यूम के लिहाज से कितना मैस है ये कहलाएगी उसकी डेंसिटी। मैस अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 2 ब्लॉक हैं, एक मैं ले लेती हूँ आयरन का ब्लॉक और एक हमने ले लिया है वुड का ब्लॉक। दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। सपोज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी जो है 5 सेंटीमीटर का है। मतलब इसका जो इसकी जो लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, ये सब कुछ जो है वो सेम है, वॉल्यूम इसका सेम है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अगर देखा जाए तो सबसे जो हमें हैवी लगेगा वो कौन सा लगेगा, आयरन का ब्लॉक। हालांकि दोनों जो है वो सेम वॉल्यूम के हैं। क्यों हमें हैवी लग रहा है, क्योंकि इसमें सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो क्या है, ज़्यादा मौजूद हैं। इसमें सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कम मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्यों हैवी लग रहा है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, वो ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है हमारे पास वो क्या होगा, मोर डेंस होगा, और जिसकी डेंसिटी कम है वो लेस डेंस होगा। तो इसकी डेंसिटी हमारे पास क्या है, कम है। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, कम है। नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो क्या है, सेम वॉल्यूम में कम मौजूद हैं, जिसकी वजह से क्या है, इसकी डेंसिटी कम है और इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं। तो मोस्ट मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, डेंस होते हैं। किससे, नॉन मेटल्स से। अब सारे मेटल्स जो है वो उनकी डेंसिटी सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास बुक में जो है वो एग्जांपल गिवन है कि अगर हम कॉपर की बात करें और गोल्ड की बात करें तो कॉपर की डेंसिटी जो है वो गोल्ड से क्या है, कम है। कॉपर जो है वो उसकी डेंसिटी कितनी है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ किस तरह से फाइंड करेंगे। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस अपॉन वॉल्यूम, मतलब किसी बॉडी का वॉल्यूम के लिहाज से कितना मैस है, तो ये इसकी डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी का सिंबल हमारे पास होता है रॉ, जिसको इस साइन से शो करते हैं। ये डेंसिटी का सिंबल है। इसका यूनिट हम किससे निकालेंगे, फार्मूला से ही निकालेंगे। मैस का यूनिट अगर हम SI यूनिट में बात कर रहे हैं तो मैस का यूनिट हमारे पास होता है किलोग्राम। वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है, 3 डायमेंशनल मेजरमेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हमारे पास हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप छोटे यूनिट में लेना चाहते हैं, मतलब CGS सिस्टम में लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो है मैस को अगर ग्राम में लेना चाहते हैं CGS सिस्टम में, तो मैस हो गया हमारे पास ग्राम में। वॉल्यूम आपके पास किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 3 डायमेंशनल मेजरमेंट है वॉल्यूम, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी के हमारे पास कितने यूनिट आ गए, 2 यूनिट आ गए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। तो अगर हम बात करें मेटल्स की, तो डिफरेंट मेटल की जो डेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। ज़रूरी नहीं है कि सबकी डेंसिटी जो है वो सेम हो, हर मेटल की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कॉपर की, तो कॉपर की जो डेंसिटी है वो 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और गोल्ड की जो है वो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों की डेंसिटी जो है 9 ग्राम है, एक की है 20 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, गोल्ड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो डेंसिटी क्यों ज़्यादा होती है मेटल्स की, हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स आर डेंस। मेटल्स क्यों डेंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास मेटल्स के अंदर जो एटम्स होंगे वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मेटल्स के अंदर एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है। तादाद ज़्यादा होगी तो मेटल्स में की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी। तो मेटल की डेंसिटी क्यों हाई होती है, बिकॉज एटम्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। हमारे पास बुक में डायग्राम गिवन है पेज नंबर 31 पर। आप देखिए ये आपके पास डायग्राम दी हुई है। इसमें इन्होंने जो है ये मेटल्स के एटम्स का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एटम्स दिखाए हुए हैं कि एटम्स कितने मौजूद हैं। इन्होंने डायग्राम बना लिए। अब देख रहे हैं कि आपके पास मेटल्स के एटम्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं। तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतने ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो एटम्स इन मेटल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। एटम्स जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम्स जो है एक सेम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा एटम्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मेटल्स डेंस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। सेकेंड हमारे पास है मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो मेटल्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल्स जो है मेलिएबल का मतलब क्या है, और हम देख लेते हैं कि डक्टाइल का मतलब क्या है। तो मेलिएबल का मतलब ये है कि मेलिएबल इज़ अ वर्ड विच मीन्स कैन बी हैमर्ड इनटू शेप, जिसको हम शेप में चेंज कर सकते हैं। हैमर करने से वो शेप में चेंज हो जाएगा। तो मेटल्स जो है वो शेप में चेंज हो सकते हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं मेटल मेलिएबल है। और मेटल्स जो है वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या है, जो कि हम वायर में उसको
ढाल सकते हैं, वायर इसकी बनाई जा सकती है। तो मेटल्स जो है वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेलिएबल होते हैं, इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि क्यों मेलिएबल होते हैं, क्यों डक्टाइल होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि मेटल जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं। देखिए हमारे पास सपोज़ करें कि एक आयरन की रोड है, ठीक है, एक आयरन की हमने रोड ली है और इसको जो है मैं हैमर कर रही हूँ। जब मैं इसको हैमर करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि इसको इस तरह मतलब इस शेप में ले आऊँ। तो जब मैं इसको हैमर करूँगी तो ये क्या हो जाएगी, अपनी शेप चेंज कर लेगी और इस शेप में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेटल्स के जो एटम्स हैं वो किस में अरेंज हैं, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब हम उसको हैमर करते हैं तो हैमर करने से क्या होगा, इस तरह से लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे। जब उसको हम हैमर करेंगे तो जो लेयर्स होंगी वो एक दूसरे पे स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि मेटल्स जो है वो शेप में चेंज हो जाते हैं और वायर में चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह जो है वुड की रोड लेती, तो अगर मैं वुड को हैमर करती तो वुड क्या हो जाता, टूट जाता, बीच में से वुड टूट जाता। लेकिन मैंने क्यों इस तरह क्यों है, क्योंकि मेटल्स में जो है जो एटम्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है, लेकिन जो वुड है या नॉन मेटल्स हैं उसमें जो एटम्स होंगे वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। मतलब ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें लेयर्स की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी मेटल को, जैसे कॉपर को आप वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वायर में इजीली कन्वर्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके जो एटम्स हैं वो लेयर्स की फॉर्म में अरेंज है। जब आप उसको हैमर करते हैं तो क्या होते हैं, वो हैमर करने से उनकी जो एटम्स होंगे जो लेयर फॉर्म में अरेंज है वो स्लिप हो जाएंगे एक दूसरे पर, दूसरी लेयर पे जो है जाके स्लिप हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम मेटल्स को जो है वो वेरिएबल कह सकते हैं, डक्टाइल कह सकते हैं। आप अपनी बुक पे आ जाइए, पहले बुक की हम डायग्राम देख लेते हैं। पेज नंबर 31 पे ही गिवन है। देखिए मेरे पास ये मेटल्स इन्होंने दे दिया है, मेटल का पीस दे दिया है। मेटल के पीस के अंदर एटम्स मौजूद हैं। हमने जब उस पर फोर्स अप्लाई की, अप्लाई फोर्स, जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई की तो इसके एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, थोड़े से स्लिप होकर दूसरी लेयर में चले गए। तो आप देख रहे हैं कि ये स्लिप होकर दूसरी लेयर में चले गए, अरेंज हो गए। तो जैसे आप उसको हैमर करते हैं तो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं एक दूसरे पर, और इसी वजह से मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मेटल द लेयर्स ऑफ एटम्स स्लिप ओवर ईच अदर। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं मेटल्स पर तो लेयर जो है वो एक दूसरे पर स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मेटल्स को शेप में और वायर में जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चलिए देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, और हमें मालूम है जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो कहलाएगा कंडक्टर, और जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता वो कहलाता है इंसुलेटर। अच्छा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें लेकिन उसमें से जो करंट है वो फ्रैक्शनल करंट पास होगा, कम करंट पास होता है। तो हमारे पास आ जाते हैं किस कैटेगरी में, सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे लेकिन फ्रैक्शनल मतलब कम अमाउंट पे कंडक्ट करेंगे, वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। तो ग्रुप 4A के सारे एलिमेंट्स हमारे पास किस में आएंगे, सेमीकंडक्टर में आएंगे। तो कंडक्टर हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सेमीकंडक्टर जो कम अमाउंट में कंडक्ट करेंगे वो कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। अब हम बात कर रहे हैं मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, तो मेटल्स हमारे पास क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। अब मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को क्यों कंडक्ट करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेटल्स के अंदर, अगर मेटल का पीस लूँगी तो मेटल के पीस के अंदर क्या मौजूद है, एटम्स मौजूद हैं। और एटम का मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ। मेरे पास ये सपोज़ करें हम सिंपल एक एटम बना लेते हैं। एटम के बीच के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे है कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अगर देखा जाए तो इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो क्या है, पॉजिटिव है। एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव है क्योंकि इस पर सिर्फ प्रोटॉन में ही चार्ज मौजूद है। तो ये जो न्यूक्लियस होगा, ये जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उस पर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होता है। तो अगर बात की जाए मेटल्स की, तो मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। साइज़ बड़े होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स क्या है, ज़्यादा हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे तो यहाँ मैं अगर सपोज़ करें कोई भी एक मेटल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं एक मेटल आयरन। आयरन हमारे पास बिलोंग करता है बिलोंग करता है ग्रुप 8 से, और इसका जो पीरियड होगा वो क्या है, ये ग्रुप 8 से बिलोंग करता है। पीरियड इसका है 4 पीरियड है। अच्छा, ग्रुप हमें इंडिकेट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस शेल मतलब जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जो है वो ग्रुप इंडिकेट करता है, ग्रुप इंडिकेट करेगा। अगर किसी का ग्रुप 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। पीरियड हमें बताएगा कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितने हैं।
आयरन जो है जिसका सिंबल Fe है, ये ग्रुप पीरियड 4 से बिलोंग कर रहा है। तो जिसका पीरियड 4 है तो इसका जो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। 4 शेल हैं, 1 2 3 4, ये बीच में हो गया, इसका सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। तो आयरन के अंदर जो शेल मौजूद है वो कितने हैं? 4 हैं। तो जितने ज़्यादा शेल्स होंगे, जो न्यूक्लियस होगा, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पर, जो कि शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। तो जितना ज़्यादा जितने सेल ज़्यादा होंगे, एटम का साइज़ उतना ज़्यादा होगा। जब एटम का साइज़ ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर पहुँचते पहुँचते क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी लेकिन कम लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू इनर शेल के मुकाबले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? कम लग रही होगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो हमें मालूम है कि अगर हम एक मेटल का पीस ले रहे हैं, यहाँ बात कर लेते हैं, अगर मैं एक मेटल का पीस लेती हूँ तो मेटल के पीस के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम्स का इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है? फ्री हो रहा है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो रहे हैं। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस मेटल के एटम में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है उससे कनेक्ट करेंगे, इस मेटल को इलेक्ट्रिक वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक मेटल से करंट जो है वो फ्लो होता है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि क्या करेंगे? फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटल्स जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर हैं, गुड इंसुलेटर हैं और बैड कंडक्टर हैं, और जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं और बैड इंसुलेटर हैं। तो यही रीज़न है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, हीट को क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री मौजूद होते हैं। एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों मौजूद है? क्योंकि मेटल्स के जो एटम्स के साइज़ हैं वो बहुत बड़े हैं। लार्ज साइज़ होने की वजह से मेटल्स का हमें मालूम है कि एटम क्या करता है? एटम इलेक्ट्रॉन पे, जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। तो जितना बड़ा शेल होगा साइज़ उतना बड़ा होगा। जब साइज़ बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आउटर मोस्ट शेल पर या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम लग रही होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली रिमूव हो जाएगा या फ्रीली जो है वो रिमूव होगा। तो जब हमारे पास मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जो है उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट होगी।